नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने कुछ एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के प्रश्न हैं। एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं, ऑप्शन वाइज अपन देखने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें मैं एनसीईआरटी के 9th और 10th के जो बुक हैं उसी से अपन पिक करके यहाँ पे लाए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट जो अयस्क पाया जाता है। तो पूछा क्या जा रहा है कि जो बेलाडीला पहाड़ी है वो कहाँ पे है। देखिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हेमेटाइट जो अयस्क है वो किसका है, क्या कोयला का है, क्या लोहे का है। ठीक है, तो ये आपके हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, ये जितने भी आपके अयस्क हैं ये आपके लोहे के हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में ये आपका बेलाडीला पहाड़ी है। काफ़ी खनिज से संपूर्ण ये आपके पहाड़ी हैं। तो याद कैसे करेंगे। देखिए, बैल के साथ आपका 36 का ही आंकड़ा होता है। ठीक है, कभी आप रोड पे जाते होंगे तो बैल के कारण एक्सीडेंट हो गया होगा, ठीक है, या किसी का हो जाता है, तो ये आपका 36 का आंकड़ा रहता है बेलाडीला के साथ। यानी कि बैल के साथ आप डील नहीं कर सकते हैं कि आप कहेंगे कि आप रोड के किनारे बैठो बैल, तो वो बैठेगा नहीं, क्योंकि वो रोड के बीच में ही बैठता है। तो उसके साथ डील करना बड़ा मुश्किल है। 36 का आंकड़ा तो रहता ही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसे लौह कार्बोनेट कहा जाता है। देखिए, लौह से रिलेटेड यहाँ पे कुछ प्रश्न है। तो लौह कार्बोनेट की बात करें तो उसी का एक अयस्क होता है सीडेराइट। ठीक है, देखिए, अगर हम लोहे का आप देखे होंगे बोनेट बना रहता है गाड़ी का, उस पे जाके कभी कभी हम बैठ जाते हैं। जो आपका गाड़ी होता है, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि जो गाड़ी है उसका बोनेट होता है। छत होता है ना, छत पे रखने वाला सामान होता है, उसी को हम लोग बोनेट कहते हैं। तो जो सीधे आदमी रहते हैं वो जाके बोनेट पे बैठ जाते हैं। ठीक है, अगर भीड़ भाड़ रहती है गाड़ी में तो वो जाके बोनेट पे बैठ जाते हैं। तो कार्बोनेट, ठीक है, इस तरह से याद करेंगे कि सीधे राइट, ठीक है, सीधे राइट जो अयस्क है लोहे का, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट लौह अयस्क बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसे काला अयस्क कहा जाता है। देखिए, फिर से ये लोहे वाला क्वेश्चन आ गया। अगर हम बात करें इसके कौन से आपके जो अयस्क है लोहे का, उसको हम काला अयस्क कहते हैं। मैग्नेटाइट सबसे उत्तम उच्च कोटि का यहाँ पे आपको लोहे मिल जाता है। ठीक है, इसमें परसेंटेज ऑफ फेरस या फेरिक कर सकते हैं कि वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और मैग्नेटाइट से ही आपके ये जो चुंबक बनते हैं वो इसी मैग्नेटाइट जो आपके अस्थायी चुंबक बनते हैं इसी मैग्नेटाइट अयस्क से बनते हैं। तो इसे काला अयस्क भी कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइट, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि चुंबक इसी से बनता है और चुंबक काला दिखता है, तो इसको काला अयस्क हम कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फसल कटाई के बाद फसल अवशेष की पतली परत बिछा के अपरदन एवं बाष्पीकरण को रोकना क्या कहलाता है। देखिए, फसल कटाई हो जाती है, उसके बाद जो इसके अवशेष होते हैं खेत में ही छोड़ दिए जाते हैं। फसल कटाई के बाद इसके अवशेष, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इसका जो बाष्पीकरण होता है, खेत का जो भी नमी होती है उसकी बाष्पीकरण कम हो जाती है। उसके बाद इसमें जो अपरदन की क्रिया है, जैसे कि आपके धूल वगैरह या जानवर वगैरह इसमें आते हैं, तो उसके खुद से अपरदन क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब जो हम करते हैं अपरदन को रोकने के लिए, या आप कह सकते हैं बाष्पीकरण को रोकने के लिए, फसल के जो अवशेष है उसको बिछा के, तो उसको क्या कहते हैं, मलिंचंग कहते हैं। ठीक है, मलिंचंग कहते हैं, याद रखिएगा। मलिंचंग एक वर्ड आती है ज्योग्राफी में जिसमें क्या होता है कि बाष्पीकरण और अपरदन की क्रिया को हम रोकते हैं। किसके थ्रू, आपके घास फूस जितने भी उसके अवशेष होते हैं फसल के, उसके थ्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्षारीय मृदा का उपचार किया जाता है। क्षारीय जो मृदा होती है उसका उपचार कैसे किया जाता है, क्या जिप्सम के थ्रू किया जाता है या चूने के प्रयोग करके किया जाता है, या दोनों का, या नन। देखिए, अगर हम बात करें क्षारीय मृदा, तो क्षारीय मृदा का जो उपचार है उसका उपचार जिप्सम के थ्रू किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर अम्लीय मृदा हो तब उसका उपचार कैसे किया जाएगा, तो अम्ल का उपचार हम बेस से करेंगे। और आपको भी पता है कि चूना एक प्रकार का कार्बोनेट है जो कि एक बेस होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अम्लीय का तो चूना से हो गया, तो आपका क्षारीय का किससे होगा, जिप्सम से होगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्षारीय मृदा का उपचार जिप्सम के थ्रू होता है। एक संगठन है हमारे इंडिया में ICAR, इसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये हुआ कि मेरे एक भाई थे, उन्होंने मुझे मना कर दिया कि इसमें मत जाओ। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने एडमिशन नहीं लिया। पूसा में मेरा एडमिशन होने वाला था। ठीक है, तो ये मेरी कहानी थी। तो ICAR एक संगठन है।
तो इसने भारतीय मृदा को कितने प्रकार में बांटा है? तो ICAR, जिसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च होता है, ठीक है। तो इसने भारतीय मृदाओं को रंग, कलर, वेट, ये सब चीज़ों के आधार पे कितने भागों में बांटा है? 8 भाग में बांटा है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके जो मृदा है, भारतीय मृदा है, उसको 8 भाग में भारतीय एक संस्था ICAR, आपको फुल फॉर्म मैंने बताया, उसने कितने भागों में बांटा है भारतीय मृदा को? आपके 8 भाग में, ठीक है। अगर बात करें, उसी का एक प्रकार है जलोढ़ मृदा, उसमें किस तत्व की प्रचुरता होती है, यानी कि कौन से पदार्थ इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं? तो पोटास व चूना इसमें ज़्यादा होता है। जलोढ़ क्या होता है कि जल से पटा हुआ रहता है, ठीक है। जलोढ़ मृदा जल से पटा हुआ रहता है, इससे हम याद करेंगे कि पोटास इसमें तो ऑब्वियस रहेगा ही, और चूना भी रहता है, ठीक है। और चूना जो कि जल में घुलता वगैरह है, जैसे कि आप पोतते हैं या आप घर में जो पुताई वगैरह करते हैं वो चूने से करते हैं, तो यानी कि जल में या जलोढ़ इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल मृदा में किसका अभाव होता है? लाल मृदा, आपको भी पता है कि लाल मृदा कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य और भारत के दक्षिणी पठारीय राज्य में ये पाई जाती है, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या गया है कि लाल मृदा में अभाव क्या होता है? तो ऑब्वियस है कि जो नाइट्रोजन होता है वो भारत के सभी मृदा में अभाव होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन तो कहीं भी नहीं मिलता है। फास्फोरस भी लाल मृदा में नहीं होता है, जीवाश्म भी नहीं होता है। जीवाश्म किससे जीवाश्म जो होता है वो आपके जो वन वाले मृदा होते हैं, वन वाले मृदा, वहाँ पे जीवाश्म होते हैं, क्योंकि वन में पत्ती वगैरह सड़ती है तब जाके जीवाश्म होती है। तो यहाँ पे आपके जो लाल मृदा होती है वो हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल के कारण बनती है। तो टेम्परेचर जब हाई होगी तो जीवाश्म तो ऑब्वियस नहीं रहेगा, तो यानी कि लाल मृदा में कभी भी जीवाश्म नहीं हो सकता। इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है कि ज़्यादा टेम्परेचर होती है, ठीक है। और तो अगर बात करें तो किसका अभाव होता है? आपके पोटेशियम का भी, पोटेशियम, फास्फोरस का भी, और आपके नाइट्रोजन का भी अभाव होता है, और जीवाश्म का भी इसमें अभाव होता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी कराए एकदम से सीधे थे, एकदम से कोई इसमें हौच पौच नहीं था, ये डायरेक्ट NCERT से मैंने उठा के लाए हैं। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए बने रहिएगा आप मेरे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।